तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ये 4 के 4 ऑप्शन है, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। ये है हमारे पास में NaCl और इसमें हमने मिला दिया क्या, कॉपर मिलाया। Na की जगह कहाँ है, टॉप में, और कॉपर की जगह कहाँ है, बॉटम में। ठीक है, तो क्या कॉपर सोडियम के कंपाउंड से सोडियम को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, क्योंकि इसकी जगह नीचे है, ये लेस रिएक्टिव हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे ये है MgCl2, मैग्नीशियम का क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम के क्लोराइड में हमने एल्यूमिनियम मिलाया, मैग्नीशियम की प्लेस ऊपर है, एल्यूमिनियम की प्लेस कहाँ है, नीचे है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता है, तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन फेरिस आपका फेरस सल्फेट हो गया, इसमें मिला दिया सिल्वर, कहाँ है, ये बन गया आपका FeSO4, इसमें क्या मिलाया, सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag, ये आपने मिला दिया। ठीक है, Ag को जब यहां मिलाओगे तो क्या ये आयरन को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, लेस रिएक्टिव है, तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन AgNO3, अब हमारे पास में सिल्वर नाइट्रेट बन गया AgNO3, इसमें हमने मिला दिया कॉपर, इसमें हमने कॉपर मिला दिया, कॉपर की प्लेस Ag से कहाँ है, ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्लियर है, हाँ। तो अगले क्वेश्चन की डिमांड ये है कि प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन, तो हमारे पास में आयरन फ्राइंग पैन है, तो खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन वाले बर्तन का यूज करता है, जो लोहे से बना हुआ है, आयरन फ्राइंग पैन का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आयरन को हम लोग क्या करते हैं, बार बार वॉश अप करेंगे, धोएंगे ना, खाना हम उसमें बनाएंगे, तो आप ये बताइए, फिर उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है, वो खराब हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, तो उस कोरोजन से बचने के लिए ये मेथड आपको दिए गए हैं, तो इसमें से आप कौन सी मेथड का यूज करोगे। घर में खाना बनाने वाला बर्तन है और उसमें आप उसको बचाने के लिए कोरोजन से आप कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, क्या आप ग्रीस का यूज करेंगे, बर्तन जो खाना बनाने वाला है उसमें हम ग्रीस का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब जब खाना बनाएंगे और उसके बाद बर्तन को धोएंगे तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे क्या आप उसमें पेंट करना चाहेंगे, नहीं, पेंट भी नहीं कर सकते। पेंट जैसे आपने लोहे के बर्तन में क्या किया, पेंट किया, उसके बाद बार बार हम लोग उसको खाना बनाएंगे हमेशा, तो गर्म होगा तो पेंट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, वो कोरोजन को नहीं बचा पाएगा। हाँ, जिंक की कोटिंग हम इसमें कर पाएंगे, ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही हो जाएगा ना, जिंक की कोटिंग क्या है, परमानेंट कोटिंग हो जाएगी, तो इसमें जिंक की कोटिंग को आंसर दिया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, क्या सबके सब सही हैं, नहीं, ये सबके सब सही नहीं है, रिमेंबर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर ना। क्या आंसर आपका जाएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। इसने कहा कि एक मेटल आप लीजिए, एक मेटल हमने ले लिया, उसको क्या कीजिए, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कर दीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दीजिएगा, रिएक्शन जब हो जाएगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, हाई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और वो कंपाउंड क्या है, वो पानी में भी घुल जा रहा है, सोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसा कौन सा मटेरियल रहा होगा, क्या लगता है आपको, तो क्या वो कैल्शियम होगा, हाँ वो कैल्शियम होगा। कैल्शियम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम का ऑक्साइड बना देगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा, जिसको आप चूना कहते हो, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और चूने को आप लोग क्या करते हो, जब पानी में घोलते हो तो घुल जाता है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग देखें, कार्बन को हमने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये आपको वाटर में नहीं घुलेगी। आगे एक चीज, सिलिकॉन क्या हो गया, मटेरियल, जैसे आप रेत समझते हैं ना, रेत, तो उस वो क्या पानी में घुल जाती है, वो पानी में नहीं घुलती है। आयरन के जो कंपाउंड हैं क्या वो वाटर में सोल्यूबल हैं, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो हमारा आंसर किस में जाने वाला है, वो मेटल कौन रहा होगा, कैल्शियम रहा होगा, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया आपका, कैल्शियम, ये होगा आपका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, रिएक्टिव है ना, आप रिएक्टिविटी सीरीज से भी यहाँ आपको इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन है कि आपने क्या बना दिए, फूड कैन बना दिए, जिसमें आपने क्या किया, गर्म खाने को पैक करके ऐसा रख दिया। फूड कैन आर कोटेड विद टिन से इसकी कोटिंग की जाती है, वो बर्तनों को टिन से कोटिंग की गई है, लेकिन जिंक से नहीं की गई है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों। पहला क्वेश्चन ये है कि जिंक से कोटिंग नहीं की, टिन से हमने कोटिंग की, क्योंकि जिंक जो होता है वह टिन से कॉस्टली होता है, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिंक जो होता है वह टिन से कॉस्टली होता है नहीं, ओके। दूसरा, जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, दूसरी चीज,
इसलिए हमने नहीं की क्योंकि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो ज़्यादा होता है। यहाँ भी हमारा मतलब नहीं है, हमने उसमें खाना पैक किया है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन। जिंक जो होता है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो होता है आपका टिन से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हाँ, अगर हम लोग क्या करेंगे, जिस पैकेट में हमने खाने को पैक किया है उसमें हमने जिंक की कोटिंग की, तो क्या हो जाएगा, जिंक उसके साथ रिएक्शन करेंगे, खाने को क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर किसकी ओर जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन की ओर इसका आंसर जाने वाला है। इसलिए हम लोग टिन की कोटिंग करते हैं, जिंक की नहीं करते हैं। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा सही है। हाँ, टिक करें उसमें। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर है 5, यू आर प्रोवाइडिंग विद हैमर अ बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच। वायर एंड स्विच, इतनी चीजें आपको दी गई हैं। हैमर दिया गया है, बैटरी दी गई है, बल्ब है, वायर है एंड स्विच है। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, तो देखिए हमको हैमर दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल की हम लोग पहचान करने वाले हैं। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी में लिखा है, तो मेटल से क्या होंगे, मेटल्स। अगर हम लोग इसमें हैमर का यूज करेंगे, अगर हमने इसमें हैमर का यूज किया, मेटल्स को हमने पीटा, मेटल्स को हमने पीटा, हैमर का यूज किया, तो उससे क्या आएगी, उससे साउंड आएगी। ठीक है, आवाज आएगी, जैसे आपकी स्कूल की घंटी है। ठीक है, साउंड आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मेटल हो गया। एक चीज हो गया। दूसरी चीज, नेक्स्ट वन, इन्होंने दी है बैटरी, इन्होंने क्या दी है, बैटरी। मेटल के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो इसका मतलब हो गया करंट फ्लो। दूसरा पॉइंट आप यहाँ आपको लिख सकते हो, करंट फ्लो। अगर इन चीजों से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो आप कहोगे मेटल्स हैं, और अदरवाइज ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। करंट फ्लो देन इट इज मेटल्स। और दूसरा नेक्स्ट वन इज बल्ब, और यहां आपने क्या लगाया था, यहां आपने लगा दिया है बल्ब। अगर ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, अगर ये ग्लो करेगा तो इसका मतलब क्या है, मेटल्स हैं। नेक्स्ट वन इज स्विच। अच्छा, ये जो आप सिस्टम बनाएंगे तो आप इसमें क्या लगाने वाले हो, स्विच भी लगाने वाले हो, स्विच भी लगाने वाले हो, और इससे क्या करेगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो ये मेटल्स होने की प्रॉपर्टीज हैं। हमने मेटल्स को लिया और मेटल्स को हैमर से पीटा तो उसे साउंड आ गई। आप उसमें मेलेबिलिटी वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। आपने उसको पीटा तो क्या बन गई, प्लेट बन गई। ठीक है, आपने उसको पीटा तो क्या बन गई, वायर बन गई। तो ये क्या है, मेटल्स हैं। उसमें करंट, बल्ब हमने लगा दिया, स्विच लगा दिया, करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब है वो मेटल्स है, वो मेटल्स हो गया। एक चीज तो ये आ गया, मेटल्स आ गया। और जो नॉन मेटल्स होंगे, जो आपके नॉन मेटल्स होंगे, तो ये क्या करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। ये जो है ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। और नॉट फ्लो, ठीक है, करंट को फ्लो नहीं करते हैं ना, दे डू नॉट फ्लो करंट। ये क्या करते हैं, ये करंट को फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, और इनसे क्या होगा, बल्ब डज नॉट ग्लो ना, आप यहां कह सकते हो, जो इसमें आपने बल्ब डज नॉट ग्लो, इसमें जो अगर आप बल्ब लगाओगे तो क्या करेगा, वो ग्लो नहीं करेगा। आप अपने तरीके से इसको आंसर को दे सकते हैं ना। तो आप कह सकते हैं कि हमको हैमर दिया गया था, हमने मेटल्स को क्या किया, पीटा, तो वो क्या हो गया, वो सीट में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज मेटल। वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, नॉन मेटल। हमने स्विच लगा दिया है, बल्ब लगा दिया, मेटल के वायर के साथ में उसको जोड़ा, तो करंट फ्लो हो गई, दैट इज मेटल। और हमने इसमें स्विच लगाया, बल्ब लगा दिया, लेकिन करंट फ्लो नहीं हुई, तो हमने क्या कह दिया, ये नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स की आप वहां को प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी को जानते हैं ना। अच्छा, इसके साथ में इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, मेटल के लिए हमने कह दिया कि साउंड प्रोड्यूस करेंगे, करंट फ्लो होगी, बल्ब ग्लो करेगा, और नॉन मेटल के नहीं करेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इसके साथ में लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी, assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non metals। तो इसकी क्या उपयोगिता है, जो आपको टेस्ट दिया गया ना, जो आपको टेस्ट कराया गया, उसकी क्या उपयोगिता है मेटल्स और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने में। हैमर हमने दे दिया, ठीक है, बल्ब आपको दे दिया, स्विच आपको दे दिया, आपने इसको टेस्ट कर दिया कि कहा कि ये मेटल्स हैं, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये चीजें जो हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। ये किस पर है, फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, किसी केमिकल को किसी दूसरे मटेरियल में डालकर कोई नई चीज नहीं बनाई गई। ठीक है, ये जितने भी आपको सैंपल दिए गए हैं,
ऑल आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉट फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ठीक है, ये कह रहा कि एसेस करो, ठीक है, ये आप एसेस करो कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की किस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं, किस उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर है ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी पर। हाँ, इसमें लिखिएगा दीज सैंपल्स, आप कह सकते हैं दीज सैंपल्स जो आपको दिए हैं, दीज सैंपल्स आर यूजफुल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टी, for the physical properties of metals and non-metals, ये क्या है? ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। These samples are useful for the physical properties of metals and non-metals, not for chemical properties, not for chemical properties। ये आपका आंसर लिखने का तरीका है ना भैया। हमने आपको ये दिया, ये किन चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं या किस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपने कहा ये मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रहे हैं, ना कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। यहां रिएक्शन वाली कोई बात भी नहीं आई। हाँ, नोट डाउन। तो कई बार ये बोर्ड में पूछा भी गया है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये कहता है कि जो एम्फोटेरिक, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं? तो जो ऑक्साइड क्या करेंगे, वो एसिडिक भी और बेसिक भी बिहेव करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आप यहां को लिख सकते हैं दोज ऑक्साइड्स बिहेव्स एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जिनका बिहेव कैसा है? उनका बिहेव एसिडिक भी है, और उनका बिहेव कैसा है? बेसिक भी है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये कह रहा है कि इनके कुछ एग्जांपल भी दे दो, गिव 2 एग्जांपल ऑफ दीज ऑक्साइड्स। तो एक तो हो गया आपका Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और दूसरा क्या हो गया आपका? जिंक का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये कभी आपको एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और ये आपको बेसिक नेचर भी शो करते हैं, इसलिए हम इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 metals which will displace hydrogen from the dilute acid and 2 metals which do not। अच्छा, हमारे पास में एसिड है, क्या हो गया? एसिड हो गया। नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid। जैसे हमने क्या किया? HCl ले लिया, या आपने क्या कर दिया? H2SO4 ले लिया। HCl लिया और H2SO4 ले लिया, यहां भी हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इसमें से यहां आपको क्या करना पड़ेगा? यहां आपको हाइड्रोजन मिल जाए, यहां आपको हाइड्रोजन अलग हो जाए, यहां भी क्या हो जाए? आपको हाइड्रोजन अलग हो जाए। तो ऐसे कौन मेटल मिलाएंगे? तो आंसर है हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मटेरियल्स आपके पास में हैं, उनको इनमें मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे, क्योंकि इनकी एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपने क्या कर दिया? हमने इसमें पोटेशियम मिला दिया, हमने इसमें क्या मिला दिया? सोडियम मिला दिया। तो वह रिएक्शन में से क्या करेंगे? डाइल्यूट एसिड में से, या आपको डाइल्यूट एसिड में से क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। अच्छा, कौन नहीं करेंगे? ठीक है, डाइल्यूट HCl ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, H2SO4 आपने ले लिया। अब कौन से मेटल नहीं करेंगे? इससे नीचे आ जाओ, इससे नीचे। जैसे हमने कॉपर मिला दिया तो नो रिएक्शन ना, क्या हो जाएगा? किसी तरीके का रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, हमने उस पर Ag मिला दिया तो क्या होगा? अगेन नो रिएक्शन। तो सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है लगभग इसी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर या नीचे यही वाला कंसेप्ट लगाना है। जिंक आयरन को क्या रिप्लेस कर पाएगा? तो आंसर होगा, देखो, जिंक क्या आयरन को रिप्लेस कर पाएगा? हाँ, रिप्लेस कर पाएगा। रीजन क्या है? जिंक का प्लेस आयरन से ऊपर है। क्या आयरन जिंक के कंपाउंड में से जिंक को रिप्लेस कर पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का प्लेस कैसा है? नीचे। सेम कहानी यहाँ भी आएगी। कौन मेटल हाइड्रोजन को हटा पाएंगे? जो हाइड्रोजन से ऊपर है। कौन मेटल हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के कंपाउंड से नहीं हटा पाएंगे? जो हाइड्रोजन से नीचे रखते हैं ना। ये इसका सिंपल आंसर आप इसको दे सकते हैं।
सो रिफाइनिंग की प्रोसेस में जो आपने कंसेप्ट पढ़ा ना, उसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम, एक मेटल एम है हमारे पास में, मेटल एम है और उसको क्या किया जा रहा है, उसको रिफाइन किया जा रहा है। ये पूछा है व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जब आप रिफाइनिंग करोगे, किसको एनोड लोगे, किसको कैथोड लोगे और क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट लोगे। तो आपने ये जो रिफाइनिंग वाला कंसेप्ट हमने देखा था, उसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, एक इम्प्योर रॉड लेते हो, एक इम्प्योर रॉड, ये इसकी, ये कैसी है, ये थिक है, ये मोटी रॉड है, और उसी का एक थिन रॉड लेते हो, ठीक है, यही मेटल है लेकिन ये कैसा है, ये थिन है, ये पतला है, ये पतला है, तो इसको आप लोग कहते हो इम्प्योर रॉड। ये हो गया आपका इम्प्योर रॉड जिसको आपने सॉल्व करना है। ये कैसा हो गया आपका, ये हो गया आपका प्योर रॉड, ये हो गया आपका प्योर रॉड, अगेन इम्प्योर रॉड एंड प्योर रॉड ना, दिस वन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर बैटरी लगाते हैं, इस पर हमने क्या किया, बैटरी, ये प्लस और साथ में ये हो गया आपका माइनस, इस तरीके से बनाते हैं। तो जिसको प्लस मिलता है, जिसको प्लस मिलता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोड, इसका नाम है एनोड। और जिस सिरे को हम लोग माइनस देते हैं, नेगेटिव देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसने यही कहा, इसने यही कहा, ठीक है। आप जब रिफाइन करोगे तो रिफाइन में कौन एनोड बनाओगे, किसको कैथोड बनाओगे, तो हम कहेंगे जो इम्प्योर रॉड है उसको इस साथ में हम लोग बैटरी का पॉजिटिव एंड लगाएंगे, उसको हम लोग मोटा लेंगे और वो कैसा होगा, उसका नाम हम एनोड रखेंगे। दूसरी ओर उसी का प्योर रॉड लेंगे, उसका साइज कैसा होगा, वो थिन होगा, पतला होगा, उसको हम लोग कैथोड कहेंगे और ये प्योर रॉड होगा। और सॉल्यूशन क्या लोगे, इन्हीं का क्या लोगे, एक सॉल्यूशन ले लोगे और उसको आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट कहोगे, उसको आप लोग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, आप ये क्या बनाने वाले हो, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल एम, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द मेटल, जो भी आप लोगे मेटल एम, जो भी आपने मेटल लिया उसी का आपने यहाँ क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, ये इसका मतलब है, इतना ना। तो एनोड क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, कैथोड क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला। एनोड की थिकनेस कैसी होगी, वो कैसा होगा, ठीक होगा, और कैथोड कैसा होगा, थिन होगा, और सॉल्यूशन भी उन्हीं का लिया जाएगा। इसको नोट करें, इसको नोट करें। ये रिफाइनिंग वाले कंसेप्ट में आपने इसको देखा था, रिफाइनिंग के कंसेप्ट में आपने इसको पढ़ा था लास्ट में। और जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग का काम करते हैं, दिस वन।